नमस्कार, स्वागत है आपका जैन जी वेदा पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद आपको सुनने में बोरिंग लगे, पर ये एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो शादी करने की सोच रहा है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मैच मेकिंग पर कि शादी करते वक्त कुंडली किस तरीके से मिलानी चाहिए, लड़का और लड़की की कुंडली में क्या मेन एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें देखे बिना कभी शादी नहीं करनी चाहिए। और यह सब हम आज जानेंगे आज के हमारे गेस्ट राजन जी से, जो काफ़ी लंबे समय से वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और सिर्फ वही बताते हैं जो पहले से हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका हमारी पॉडकास्ट में। जय श्री राम सर। जय श्री राम। कैसे हैं आप? हम बढ़िया सर, स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। तो सर, जैसे आज हम कुंडली मिलान पर बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कोई अगर शादी के लिए या बिजनेस पार्टनर के लिए किस प्रकार से अपना पार्टनर चूज़ करे कि बाद में जाके उसकी लड़ाई या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और कुंडली में सबसे पहले वो क्या देखे? देखो, हर चीज के लिए एक्सपर्ट होते हैं। जी। हॉरोस्कोप मैचिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हर कोई अपने आप को एक्सपर्ट समझता है। आप देखोगे इंस्टाग्राम में हर तीसरा आदमी एस्ट्रोलॉजर बन गया है। जी, जैसे आजकल तो कहीं भी। हर तीसरा एस्ट्रोलॉजर बनने की जो पहली क्वालिफिकेशन है वो है शास्त्र को पढ़ना। पढ़ना, किसी से सुनी सुनाई बात को रिपीट नहीं करना, शास्त्र को पढ़ना। और शास्त्र में जो मेजर बुक्स हैं वो है बृहद पराशर होरा शास्त्र, जैमिनी सूत्रम, वरामीर, बृहद संहिता, सारावली, उत्तरा काल अमृत, पूर्वा काल अमृत। इस तरह की अनगिनत बुक्स हैं जो शास्त्र में हैं, जो पढ़ के उस पर रिसर्च करके उस पर अध्ययन करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं। ये सारे हिंदू धर्म के शास्त्र हैं। हाँ जी। और इसके बाद आप 80-90% पॉसिबिलिटी के साथ ये बता सकते हो कि ये सब मैचिंग होगी कि नहीं, शादी चलेगी कि नहीं। एक आदमी की लाइफ के जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं, करियर, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, लिटिगेशन, प्रोजेनी, बच्चा, ये सारे कुंडली से देखे जा सकते हैं। आप मुझसे पूछ रहे हो कि हमें मैरिज पर्पस के लिए और बिजनेस पार्टनर पर्पस के लिए क्या क्या देखना जरूरी है। जी। तो इसको मर्ज बंद करो, इसको अलग अलग करते हैं। जी, तो पहले शादी के लिए बात। पहले शादी के लिए नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी से कई ज्यादा डिटेल्ड और माइन्यूट है साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी। नॉर्थ इंडिया में अष्टकूट मिलान होते हैं, जिसमें आप देखते हो ना कि कितने गुण मिल गए। जी जी जी। साउथ इंडिया में 18 कूट मिलान होते हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगा, कुछ फैक्टर्स बताऊंगा कि हमें क्या क्या देखना होता है, और फिर उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है और ये कम इंपॉर्टेंट है। देखनी तो 18 चीजें होती हैं टोटल में। टोटल तो 36 गुण होते हैं ना? 18 अलग अलग फैक्टर्स, गुण की बात नहीं कर रहा मैं। जी। 36 गुण में जैसे नाड़ी है, उसके 8 गुण होते हैं, बकूट के 7 गुण होते हैं। तो ये तो जिसका नाड़ी और बकूट नहीं मैच किया तो 15 गुण तो मैच ही नहीं किए, तो फिर बाकी देखने का फायदा ही नहीं, वो तो नल एंड वर्ड हो गया। कुंडली को मैच नहीं करना उसमें। हमने सिर्फ, मैं बहुत डिटेलिंग की बात कर रहा हूँ, हमने क्या क्या देखना है। सबसे पहले तो हमने दोनों परिवार देखने हैं। अगर दोनों परिवार या दोनों लोग एक दूसरे के एक ही माइंडसेट के हैं, एक ही रिलीजन के हैं, एक ही धर्म के हैं और एक ही तरह के गोल शेयर करते हैं, तो आसान हो जाता है। दोनों अलग अलग गोल शेयर करते हैं, अलग अलग माइंडसेट के हैं, अलग अलग रिलीजन के हैं और अलग अलग खाने पीने की आदतें हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। छोटी से छोटी आदत मैरिड लाइफ को खराब कर सकती है। इवन दो जो हमारे एयर कंडीशनिंग का टेम्परेचर होता है ना, उसकी वजह से लड़ाई हो जाती है। वाइफ कहती है कि एसी रहेगा 24 पे और हस्बैंड कहता है एसी रहेगा 20 पे। इस सब्जेक्ट पे लड़ाई को मैंने वॉयलेंट तक चेंज होते थे। तो हमारी छोटी से छोटी आदतें और बड़ी से बड़ी आदतें, एक्सेप्टेंस, ये हमें सब चेक करना होता है जब हमने दो लोगों की कुंडली मैच करनी है।
तो सबसे पहले हमें बिहेवियर देखना होगा बिहेवियर देखना। अब बिहेवियर कहाँ से देखेंगे? कुंडली से। कुंडली में कहाँ से देखेंगे? वो आप बताएंगे। बिहेवियर हम देखते हैं मून से, और मून के भी हमने 8 पैरामीटर्स को कंबाइन करके बिहेवियर, उसमें तिथि, नक्षत्र, योग, करण, मून प्लेस्ड इन लगन चार्ट, नवमांश चार्ट एंड त्रिमसाम चार्ट, ये 5-6 चीजों को देख के हम उसका बिहेवियर बताएंगे। कभी कभी आदमी बहुत अच्छा होता है लेकिन गुस्से वाला होता है, कभी कभी बहुत बुरा होता है लेकिन मुंह का मीठा होता है, कभी कभी अच्छा भी होता है और गुस्से वाला भी नहीं होता, मीठा भी होता है, और कभी कभी बुरा होता है और गुस्से वाला भी होता है। तो किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले हम आदमी की या लड़की की जिसकी हम मैच मेकिंग कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दो, उसके बाद कुछ और करेंगे। इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके मून प्लेसमेंट से पता चलते। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये मून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट इन योर बर्थ चार्ट। अगर मून ठीक तो सब ठीक, अगर मून खराब तो सब खराब। मून क्यों सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है कि हम किसी चीज को कैसे रिएक्ट करते हैं मून डिसाइड कर। कभी कभी हमें रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, कभी कभी हमें एंगर फेस करना पड़ता है, कभी कभी हमें फेलियर फेस करना पड़ता है। तो आपका जो रिएक्शन आता है, जो रिटेलिएशन होता है, वो आपके मन से होता है। अगर आपका मन स्ट्रांग है तो वो रिटेलिएशन कम होगा। मैंने कोई काम किया वो नहीं सही बैठा तो मुझे उस चीज का कम दुख या कम अफसोस होगा कि मेरा मून अच्छा। स्ट्रांग है। तो मून D1, D9 और D30 में देखना होता है। D1 माने लगन चार्ट, D9 माने नवमांश चार्ट और D30 माने त्रिमसाम चार्ट। D1 से पता चलता है कि हम दुनिया के सामने कैसे। आपका मेरे को लेके एक नजरिया होगा, वो नजरिया आपका जो भी बना है मुझे देख के, मेरे इंस्टाग्राम को देख के या मेरे से बात करके, वो मेरा मून इन D1 है। एक नजरिया मेरी वाइफ और मेरे घर वालों का है मेरे को लेके, जो आपके नजरिए से कई ज्यादा माइन्यूट है, जो मेरे अच्छे बुरे को ढंग से जानते हैं। वो हो गया नवमांश का मून। और मेरा जो डार्केस्ट फेस है, जो चेहरा सिर्फ मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता, द थर्ड फेस, उसको हम बोलते हैं त्रिमसामसा का मून। वो बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है। अगर ये तीनों चीजें हम बॉय और गर्ल की कुंडली में लाइन करके नहीं देखते तो कोई भी मैच मेकिंग परफेक्ट नहीं हो सकती। क्योंकि मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी होता हूं, अगर गर्ल बहुत इंडिपेंडेंट है, वो दूसरे की सुन नहीं सकती, तो उसको लड़का वो हम नहीं सजेस्ट कर सकते जो कंट्रोलिंग नेचर का, एंड वाइस वर्सा। ऋषि गर्ग क्या कहते हैं, जो जिन्होंने 18 कूट मिलान को इंट्रोड्यूस किया था, जहां से साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर 18 कूट मिलान करते हैं, वो कहते हैं कि मर्द की कुंडली में मून ऑड साइन में और लेडीज की कुंडली में मून इवन साइन में अच्छा होता है। ये एक पॉइंट है। ये हमने दोनों का मन देख लिया। शादी क्या है? मिलन है मन का और तन का जी। लेकिन अगर मन का मिलन नहीं हुआ तो तन का मिलन कोई मैटर नहीं करता। तो इसलिए हमारे जितने भी ऋषि है वो मून टू मून कंपैरिजन करते हैं, मैच मेकिंग मून टू मून। चंद्रमा के नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र तक जो कंपैरिजन होता है, इसको बोलते हैं मिलान, कुंडली मिलान। वो मून टू मून होता है। साउथ इंडियन ट्रीटीज क्या कहती हैं, इसमें सबसे पहले हमने दिन देखना है। दिन, नक्षत्र दिन, इसमें कितने दिन नहीं होता, नक्षत्र दिन। इसमें हमने देखना होता है कि लड़के के नक्षत्र से लड़की का नक्षत्र कितनी दूर है। और अगर बॉय के नक्षत्र से गर्ल का नक्षत्र 1, 3, 5 और 7 डिस्टेंस में दूर है, मतलब वही नक्षत्र, उससे तीसरा नक्षत्र, उससे 5वां नक्षत्र और उससे 7वां नक्षत्र, इस मैरिज को करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इनका
मेंटेलिटी में डिफरेंस आ सकता है, इनका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बड़ा सिंपल सा होता है। इस पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं दिन मैच करना। द डिस्टेंस बिटवीन द नक्षत्र ऑफ द बॉय एंड द नक्षत्र ऑफ द गर्ल, ये नॉर्थ इंडिया में नहीं देखा जाता, लेकिन ये सदर्न इंडिया में देखा जाता है। और मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2-3 साल का कि जो अष्टकूट मिलान है उससे बहुत बेटर ये है 18 कूट मिला है। 18। नॉर्थ इंडिया में कोई करता नहीं है, कोई इक्का दुक्का करता होगा। 99% एस्ट्रोलॉजर ये नहीं देखते जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 जिसको दिन बोलते हैं 18 कूट मिलान में, जिसमें गर्ल और बॉय के नक्षत्र का डिफरेंस देखा जाता है। और 1, 3, 5 और 7 नक्षत्र का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा नक्षत्र है स्वाति, स्वाति, विशाखा, अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र वाली लड़की अगर मेरी लाइफ में कोई आएगी तो उससे मेरा दिन दोस्त बनेगा, क्योंकि वो स्वाति हो गया, स्वाति हो गया 1, स्वाति तो अनुराधा हो गया 3, अनुराधा ज्येष्ठा मूल हो गया 5। तो ऐसे करके मैं मेल हूं तो मेरे को अपने से वही नक्षत्र, तीसरा नक्षत्र, 5वां नक्षत्र और 7वां नक्षत्र अवॉइड करना है फॉर मैचिंग। बड़ा सिंपल है जी। इसको दिन दोष कहते हैं। ये तो बात हो गई चंद्रमा मिलान की और दिन मिलान की। दिन मिलान की। इसके आगे इसके बाद हम मिलाते हैं गण। दिन के बाद हम जो अगली चीज मिलाते हैं गण। नक्षत्रों को 3 गणों में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 देवगण, नंबर 2 मनुष्य गण और नंबर 3 राक्षस गण। देव की मनुष्य के साथ हो जाए अच्छा है, देव की देव के साथ हो जाए अच्छा है, राक्षस की राक्षस के साथ हो जाए अच्छा है और राक्षस की मनुष्य के साथ हो जाए अच्छा है। लेकिन राक्षस और देव की अगर आपस में शादी होती है तब भी मेंटल इंस्टेबिलिटी, मेंटल इंसैनिटी और मेंटल सेपरेशन आता ही आता है। अगला है महेंद्र। महेंद्र भी दिन की तरह ही है। इसमें कहते हैं जब नक्षत्र 4 और 10 की दूरी रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। जब गर्ल और बॉय के नक्षत्र आपस में, बॉय टू गर्ल, 4 और 10 की दूरी रखते हैं तो काफी अच्छा होता है। और जिन लोगों का महेंद्र बनता है उनको मनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। जिसका 4 और 10 है तो कभी नहीं आएगी उसको मनी प्रॉब्लम। और कभी कभी 4, 7, 10 में भी प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन 7 में दिन वाला दोष आ जाता है जी। तो 7 अच्छा भी है और बुरा भी है। लेकिन 4 और 10 बहुत अच्छा होता है जब गर्ल और बॉय का नक्षत्र में 4 और 10 का डिफरेंस हो। जैसे फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरा स्वाति है तो स्वाति, उसके बाद आता है विशाखा, उसके बाद आता है अनुराधा, उसके बाद आता है ज्येष्ठा। तो ज्येष्ठा अगर कोई कंपैटिबिलिटी होती है तो उसके साथ हो सकता है कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन मनी वाइज ये बहुत अच्छा होता है। इसको बोलते हैं महेंद्र योग इन साउथ इंडियन ट्रीटीज। अगला बोलते हैं स्त्री दीर्घ। स्त्री दीर्घ भी डिस्टेंस बिटवीन नक्षत्र ऑफ बॉय एंड नक्षत्र ऑफ गर्ल है। पहले 9 नक्षत्र में नंबर 1 स्त्री दीर्घ बनता है, तो 9 से 13 में दूसरा और 13 से 27 में तीसरा। पहले 9 नक्षत्रों में मैरिज ना हो तो ज्यादा बेटर होता है लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज के लिए। तो जिसका नक्षत्र जो भी है उसको मिला के 9 नक्षत्र गिन ले, उसमें अगर वो शादी करता है तो लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज कम होती है। जितना दूर होता है नक्षत्र उतनी वो लॉन्जिविटी बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं स्त्री दीर्घ। जो मैं बात कर रहा हूं ये शास्त्र संबद्ध बात है। दिन, गण, महेंद्र और स्त्री दीर्घ, ये 4 सिर्फ नक्षत्र की डिस्टेंस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो नक्षत्र कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी कुंडली में, काफी ज्यादा। और नक्षत्र को इग्नोर कर देते हैं। लाल किताब वाले, पीली किताब वाले, न्यूमरोलॉजी,
वास्तु, ये इनके लिए तो नक्षत्र एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये आटे में नमक नहीं डाल रहे, ये नमक में आटा डाल रहे। जब तक आपको आपका नक्षत्र ही नहीं पता होगा ना, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और एक राशि में 3 नक्षत्र वैलिडेट करते हैं। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, राशि में एक राशि में, जैसे मेष राशि है, उसमें अश्विनी भी हो सकता है, भरणी भी हो सकता है और कृतिका भी हो सकता है। लेकिन एक इंसान का एक ही नक्षत्र, एक नक्षत्र, एक इंसान का एक ही नक्षत्र होगा। तो राशि से ज्यादा जरूरी क्या है? नक्षत्र। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी माइन्यूट चीज होती है वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब अगला करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इसको बोलते हैं योनि विचार। नॉर्थ इंडियन योनि विचार भी होता है, साउथ इंडियन योनि विचार भी होता है। मैं दोनों ही करता हूं। इसमें 3 तरह की योनि है साउथ इंडियन योनि विचार। इसमें एक है पुरुष योनि, एक है स्त्री योनि और एक है नापुंसक योनि। अगर पुरुष योनि के नक्षत्रों, मैं आपको पुरुष योनि के नक्षत्र बताता हूं। पुरुष योनि में आते हैं अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त्र, श्रवण, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और अनुराधा। ये होते हैं पुरुष योनि के नक्षत्र। भरणी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, अश्लेषा, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, तनिष्ठा, रेवती, ये होते हैं स्त्री योनि के। और मृगशिरा, मूल और सदभिषा, ये तीनों होते हैं नापुंसक योनि के। जो पुरुष योनि के नक्षत्र होते हैं उसमें वर भी पुरुष योनि के नक्षत्र में हो और कन्या भी, तो बहुत अच्छा माना जाता है। पुरुष योनि की स्त्री हो और कन्या योनि का पुरुष हो तो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं होती। जो पुरुष योनि और स्त्री योनि की बात कर रहे हैं। और नापुंसक योनि, पुरुष का नक्षत्र कन्या में हो और स्त्री का नक्षत्र नापुंसक में हो तो इसमें कष्ट होता है। देयर इज नो प्राइवेट लाइफ। और ये मैंने कई बार रिसर्च करके इस कंक्लूजन में आया हूं मैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें 2 तरह से देखा जाता है। एक नॉर्थ इंडियन स्टाइल होता है जिसमें एनिमल योनिस देखी जाती हैं, और एक साउथ इंडियन स्टाइल होता है इसमें पुरुष, स्त्री और नापुंसक देखा जाता है। दोनों को मिक्स मैच करके ही हमें एक कंक्लूजन में पहुंचना होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है राशि। ये बकूट की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है कि 6, 8, 5, 9 और 2, 12 अगर पुरुष और स्त्री का चंद्रमा टू चंद्रमा संबंध बने, राशि टू राशि, 6, 8 मतलब एक, ये डिस्टेंस बिटवीन राशिज है। अगर एरीज में कोई पैदा हुआ है लड़का, तो वो अगर कन्या राशि की लड़की से शादी करेगा, एरीज टू वर्गो 6 का डिस्टेंस आ गया, और वर्गो टू एरीज 8 का आ गया, तो हमेशा डिस्टेंस 6, 8 का आएगा। तो 6, 8, 2, 12 और 5, 9 में बकूट दोष या राशि दोष आता है। इसमें अवॉइड करो तो अच्छा रहता है। और मैंने आपको ये बता दिया कि पुरुष की राशि ऑड हो तो अच्छा है, इवन हो तो उतना अच्छा नहीं। और अगर पुरुष की राशि इवन हो तो स्त्री की इवन होनी बहुत जरूरी है। अगर पुरुष की इवन हो गई और स्त्री की ऑड हो गई तो गर्ल विल डोमिनेट, और वो लड़का हो सकता है डिप्रेशन में चला जाए, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी लड़के में आ जाएगी और मैस्कुलिन एनर्जी लड़की में आ जाएगी, और ऐसी शादियां नहीं चलती। अब जो मैं बताने वाला हूं ना, जितने मैंने बताए थे ना, जितने अभी तक, उन सबका कोई ना कोई इलाज हो जाएगा, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। ये दोष अगर आ गया कुंडली में तो वो जितनी प्रॉब्लम्स थी ना, वो खांसी जुकाम थी, उसका दवाई खाई और इलाज हो गया। ये कैंसर है, इसका कोई इलाज? इसका कोई। इसको बोलते हैं रज्जु दोष। रज्जु दोष, ये रज्जु नाड़ी दोष मैं इसका नाम रखा हुआ है। वैसे साउथ इंडिया में इसको रज्जु दोष बोलते हैं। और मजे की बात यह है कि ये एक्सटेंट हो चुका है, लोग इसको अब देखते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। साउथ इंडिया में तो देखते होंगे, लेकिन मेरी जो क्लाइंटेल है वो पंजाब से लेकर बॉम्बे तक है सारी।
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूरा नॉर्थ ईस्ट, और ये मैं साउथ इंडिया के 5-7 स्टेट जो है वो मेरी क्लाइंटेल में ज़्यादा नहीं है। बाकी मेरे पास ऑल ओवर इंडिया के क्लाइंट्स आते हैं। लेकिन इतना जितना मुझे पता है, मैं एक्सोलॉजिस्ट को भी पढ़ाता हूँ कि रज्जु दोष कोई नहीं देख। इसमें क्या है, इसमें 5 तरह के दोष बताए गए हैं। पहला है पद रज्जु, जिसमें 5 नक्षत्र आते हैं, 6 नक्षत्र आते हैं, 6 नक्षत्र आते हैं। अश्विनी, अश्लेषा, मगा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। इन 6 नक्षत्रों की आपस में अगर शादी हो जाती है, अश्विनी नक्षत्र वाला अगर श्लेषा, मगा या ज्येष्ठा, मूल या रेवती नक्षत्र वाले से शादी कर लेता है तो उन दोनों का फिजिकल सेपरेशन होना तय है। अब वो फिजिकल सेपरेशन की वजह क्या होगी, ये कुछ भी हो सकती है। ये जॉब की वजह से भी हो सकता है, ये किसी जिम्मेदारी की वजह से भी हो सकता है। मैं यहाँ तू वहाँ, तो बिहार में कुछ जो जॉब करते हैं, जो शादी करते हैं, फिर उनको दिल्ली आना पड़ता है काम के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल सेपरेशन। फिजिकल सेपरेशन। किसी की गोरखपुर में शादी हुई है, उसको चेन्नई जॉब करने के लिए जाना पड़ा, इसको क्या बोलेंगे, सेपरेशन। सेपरेशन। इसका नाम दिया हुआ है भौगोलिक दूरी या फिजिकल सेपरेशन। दूसरा है उरु रज्जु। इसमें क्या होता है, धन की कमी होती है, लॉस ऑफ वेल्थ। इसमें भरणी, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, अनुराधा, पूर्वा आषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आते हैं। इसमें वेल्थ प्रॉब्लम आती है, आइदर साइड, धन की कमी। ये लोग आपस में शादी कर लेते हैं। ये शादी में देखना है, बाकी लिव इन वगैरह में नहीं ये अप्लाई होता। फिर आता है नाभि रज्जु। कृतिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तरा आषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद। इसमें संतान से दिक्कत आती है। कभी कभी संतान होने में दिक्कत आती है, कभी कभी संतान हो जाती है और उसको बड़ी बीमारी हो जाती है, या वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती उनकी संतान। फिर आता है कंठ रज्जु। इसमें रोहिणी, आद्रा, हस्त्र, स्वाति, श्रवण और सतभिषा नक्षत्र आता है। इसमें कन्या को, जो कपल में जो गर्ल होती है, फीमेल होती है, उसको बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आने के चांस। फिर आता है शीरो रज्जु। इसमें मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र आते हैं। इसमें बॉय को बड़ी प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। अब एक्सीडेंट कह लो, क्रॉनिक डिजीज कह लो, कोई ना कोई हेल्थ में बड़ी प्रॉब्लम आती है। और जो 10वां है उसको बोलते हैं वेद। हर नक्षत्र का अपना एक वेद नक्षत्र होता है। वेद का मतलब होता है एंटी नक्षत्र होता है, उनमें शादी नहीं करनी चाहिए। उसमें तो पक्का ही डिवोर्स या सेपरेशन होगा। 2-3 एग्जांपल देता हूं आपको वेद के। भरणी अनुराधा की शादी हो जाए, रोहिणी स्वाति की शादी हो जाए, कृतिका विशाखा की शादी हो जाए, आद्रा श्रवण की शादी हो जाए, ये वेद नक्षत्र होता है जिसमें प्रॉब्लम आती है। ये जो मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं ना, ये 10 पॉइंटर्स वो 8 पॉइंटर्स से ज्यादा बड़े हैं। प्लस मून को थॉरोली देखना, लगन को थॉरोली देखना और आदमी की प्रेफरेंस को समझना है, तब जाके हम ये बता सकते हैं कि ये शादी चलेगी कि नहीं चलेगी। 18 में से 15 मैच कर गए और वेद जो मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी मैच कर गया। वेद और नाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी मैच कर गया 18 में से 15। और D1, D9, D30 लगन, मानसा, त्रिमसामसा का मून दोनों का कंपैक्टेबल है, तो शादी होने दो, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो जैसे ये कुंडली मिलान की बात हो गई, इसमें हमने काफी सारी चीजें देख ली। कुंडली मिलान के अलावा क्या क्या देखना चाहिए? कुंडली मिलान के अलावा देखो, गुण मिलान और कुंडली मिलान दो अलग अलग चीजें होती है। कुंडली मिलान और गुण मिलान देख लो, दोनों की फैमिलीज देख लो, दोनों की प्रायोरिटी सेम होनी चाहिए, बस। और जैसे आपने गुण मिलान की बात करी, तो 36 गुण होते हैं, उसमें कितने मिलने चाहिए मैक्सिमम? ऐसे नहीं होता कितने मिलने चाहिए, उसमें ये नहीं होता। नाड़ी दोष हो तो शादी नहीं करनी चाहिए। बाकी जितने हैं, बकूट हो गया, मैत्री हो गया, योनि हो गया, इनका कोई ना कोई इलाज निकल जाता है, लेकिन नाड़ी दोष हो तो शादी नहीं करनी। उसका कोई इलाज नहीं। कुंडली में हमारा एक सप्तम ग्रह, सप्तम हाउस होता है और अष्टम हाउस होता है।
ये दोनों मैरिज को बहुत ज्यादा सिग्निफाई करते हैं। अगर अष्टम में क्रूर ग्रह बैठा हो, क्रूर ग्रह या मारक ग्रह, मारक मतलब आपको नुकसान देने वाला ग्रह, क्रूर मतलब शनि, मंगल, राहु, केतु, हाँ, नेगेटिव होकर बैठे हो। ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। नेगेटिव होकर बैठे हो, इवन बुध भी, तो भी मैरिड लाइफ में सेपरेशन किसी ना किसी तरह का आ जाता है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे लव मैरिज की, तो वो लोग तो कुंडली नहीं मिलाते। जैसे कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो नहीं भी मिलती, फिर भी वो लोग शादी कर लेते हैं। तो उसके बाद तो उनकी किसी की लाइफ तो बहुत अच्छी चलती है। तो वो नहीं मिलती, लेकिन किसी की लाइफ नहीं भी तो नहीं चलती अच्छी। हाँ, दोनों तरह के एग्जाम्पल हैं। तो मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, लव मैरिज के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन लव मैरिज भी तब चलेगी ना अगर आपकी कुंडली उसको सपोर्ट करेगी। नहीं भी कर रही तो लोग आजकल कर्मों के बेसिस पर। अब देखो, किसी भी चीज की कोई भी थ्योरी बनाई जा सकती है। आपका जो पार्टनर है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, मिला तो आपको कर्मों के बेसिस पे ही है। जी। आपका पार्टनर क्या, आप जिस घर में पैदा हुए हो, वो आपकी कुंडली आपके कर्मों का ही एक पैरेलल जिरोक्स है। अगर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो मेरे को इस जन्म में सपोर्ट मिल जाएगा। जो थोड़े बहुत बुरे कर्म किए होंगे, जिसको हम बुरा कर्म बोलते हैं, अच्छा, अच्छे और बुरे कर्म की भी कोई डेफिनेशन थोड़ी है। मुझे कोई भी डेफिनेशन बता दो अच्छे कर्म। वो तो डिपेंड करता है कि वो किसके डिपेंड साथ कर करता रहे हैं। और जैसे सर मॉमडन्स वगैरह में लोग अपनी कजन से भी शादी कर लेते हैं, तो उनमें कुंडली मिलान वगैरह कुंडली मिलान तो उनमें होता ही नहीं है ना। वो लोग तो ऐसे शादी कर लेते एक बात बताऊं, हैं। मेरे पास बहुत फोन आते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान ओरिजिन लोगों से, बांग्लादेश से, कुंडली दिखाने के लिए और कुंडली मैच कराएगी। ऐसा नहीं है, वो मानते हैं थोड़ा बहुत, जो मानता है वो मानता है थोड़ा। तो सर जैसे किसी की शादी तय हो रही है, लड़के की कुंडली आई, लड़की की कुंडली आई, तो अगर शादी के लिए कुंडली नहीं मिल रही है लड़का लड़की की, तो क्या नहीं करनी चाहिए शादी, नहीं, भले ही कंपैटिबल हो? मेरा ये मानना है, अगर दोनों का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मेरे पास एग्जैक्ट आ जाता है और मुझे उस शादी में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो आएगी आएगी। अभी नहीं आएगी, 2-4 साल बाद आएगी। तो उपाय वगैरह भी तो होते होंगे उसके लिए। उपाय से बड़ा स्कैम इस दुनिया में कोई नहीं है। आजकल जो एस्ट्रोलॉजर देते हैं सब स्कैम है। तो सर अच्छे एस्ट्रोलॉजर और जो स्कैम कर रहे हैं उनकी पहचान कैसे होती है? ये तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। कैसे? जो आपको बहुत जबरदस्ती स्टोन, रुद्राक्ष बहुत जबरदस्ती बेचने की कोशिश कर रहा है, या जो ये कह रहा है कि मैं आपकी डेस्टिनी बदल दूंगा, वो स्कैम ही कर रहा है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर हमें सिर्फ सजेशन देते हैं। सजेशन देते हैं, थोड़े बहुत उपाय भी दिए जा सकते हैं, लेकिन उपाय का मतलब बिजनेस नहीं होता। मंत्र, दान और उपवास, कुछ बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में स्टोन वगैरह भी चलते हैं, लेकिन मंत्र, दान और उपवास। और सर जैसे आजकल कुंडली में मांगलिक दोष होता है, ऐसा बोलते हैं कि मांगलिक, जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष है उसको मांगलिक लड़की से ही शादी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मांगलिक दोष, अगर मांगलिक दोष से शादी नहीं करेगा तो शादी इसको, ये कॉन्सेप्ट आया है दोष साम्य से। दोष साम्य से कॉन्सेप्ट आया है। इसमें मांगलिक दोष के अलावा भी बहुत सारे दोष हैं, जिसमें आप वही दोष वाले व्यक्ति के साथ शादी कर लो तो वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाता है। मंगल पहले घर में हो, चौथे घर में हो, 7वें 8वें घर में हो और 12वें घर में हो, इसको मांगलिक दोष कहा जाता है। लेकिन अगर शुभ पंचक में हो, मंगल उस पर्टिकुलर कुंडली का कारक ग्रह हो, योग कारक ग्रह हो, तो उस मांगलिक दोष का बहुत नेगेटिव नहीं आता। और अगर वो अकारक है, मारक है और बहुत ही बुरी राशि में बैठा है उधर उन कुंडलियों में, तो उसका नेगेटिविटी बढ़ जाती है उसकी। और आजकल सर एक और योग या दोष जो भी बोले, काल सर्प योग बहुत चल रहा है। काल सर्प वर्ड, किसी भी ग्रंथ में काल सर्प वर्ड लिखा ही नहीं। तो आजकल लोग कुंडली देख के बताते हैं कि आपकी कुंडली अब में बताने दो अगलों को, पैसा कमाने तो कमाने दो। काल सर्प वर्ड किसी भी ग्रंथ में वर्ड ही नहीं लिखा हुआ। अगर कोई मेरे को कोई पुराना ग्रंथ, जिसको ग्रंथ या क्लासिक या टेक्स्ट बोलते हैं, वो दिखा दे और काल सर्प उसमें लिखा हुआ दिखा दे। फिर आजकल लोगों को डरा रहे हैं कि आपकी कुंडली में है, ये कराओ। अच्छा, मांगलिक भी नहीं लिखा हुआ। मांगलिक दोष का नाम है कूजा दोष। तो इसको नाम फिर मांगलिक। और काल सर्प का जो असली नाम है उसको बोलते हैं पाप कतरी दोष।
तो ये वर्णित है हमारे शास्त्रों में। ये वर्णित है पाप कतरी और कूजा दोष। लेकिन समझो, पाप कतरी सिर्फ राहु केतु से होगा ये जरूरी नहीं है। पाप कतरी राहु केतु के अलावा भी हो सकता है। और राहु केतु सिर्फ पाप है ये कौन डिसाइड कर रहा है? राहु केतु तो शुभ भी होते हैं। सारावली में मेष राशि, वृष राशि और कर्क राशि का अकेला राहु अगर लगन में बैठा हो तो राजयोग देता है। ये सारावली की स्टेटमेंट है। तो अगर उस कुंडली में पाप कतरी दोष बंद नहीं बनता या बनता भी है तो भी तो राहु राजयोग देगा। राहु केतु किसी को नहीं आता। आधे रेस्लर तो राहु केतु की दृष्टियां देख रहे होते हैं, ये भी गलत है। तो ये जो आप पाप कतरी काल सर्प योग ये राहु और केतु की वजह से बनता है। राहु और केतु की वजह से भी बन सकता है। तो ये प्रॉब्लम तो देते होंगे ना, जैसे किसी की में है। हर कुंडली में नहीं देते ना। और सर जैसे जिसकी शादी हो चुकी है उसके बाद अगर वो कुंडली मिलाएं और उससे ये पता चल सकता है कि उसकी डाइवोर्स होने के चांसेस हो रहे हैं। वो क्यों मिलाएगा कुंडली अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में? तो नहीं, जैसे किसी की शादी हो चुकी बट उसको लग रहा है थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े। तो थोड़े बहुत में तो सबके ही होते हैं थोड़े बहुत। तो अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो कुंडली मिलाए नहीं, अपनी कुंडली भेजे, हम चेक करेंगे। डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा ना, वो खुद थोड़ी करेगा। जी, तो जब आप मिलाएंगे तो ये पता चल जाता है ना उससे कि फिर जो भी सही गाइडेंस होगी दे दूंगा। लेकिन हमारा हाथ में सिर्फ कुंडली को एनालाइज करना है। रिपोर्ट आती है ना, जो जैसे डॉक्टर रिपोर्ट को एनालाइज करता है उसको चेंज नहीं कर सकता, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर भी कुंडली को एनालाइज करता है, उसको चेंज नहीं कर सकता। सिर्फ बता सकता है सिर्फ बता सकता है कि ये कॉम्बिनेशन आपको कुंडली का। सर जैसे जिसकी शादी हो रही है तो फिजिकल कंपेटेबिलिटी भी देखते हैं, तो वो कुंडली में किस ग्रह से या किस घर से देखी जाती है? 7th हाउस से देखी जाती है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड आपका अच्छा बैठा हुआ है, फिर आपको आपके पार्टनर का भी 7th हाउस का लॉर्ड देखना है। और जो अभी हमने मिलान किया था, अष्टकूट और 18 कूट दोनों में योनि मिलान होता है, फिर उन दोनों को देखना है। फिर उसके बाद हम फिजिकल कंपैटिबिलिटी के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं। योनि में मिनिमम 2 नंबर होने और 7th हाउस टू 7th हाउस थोड़ी बहुत मैचिंग करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि इनकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी कैसे रहेगी। जी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपने बहुत सारी नई चीज़ें, मेरे लिए जो सारी नई चीज़ें थी काफ़ी अच्छे से समझाया। धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।